बारामती में हादसे वाली जगह पर फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। जानकारी मुझे ये मिल रही है, दिल्ली से बारामती पहुंची है ये फोरेंसिक टीम। एएआईबी की टीम भी पहुंच चुकी है और फोरेंसिक टीम भी, एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। यानी एक एक सबूत को वहां पर जुटाया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी इस मसले पर बातचीत कर लेते। विवेक, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, हमें वो गाड़ी भी नजर आ रही है जिसके विजुअल्स आपने कुछ देर पहले हमें भेजे हैं। बिल्कुल सही रूबिका, देखिए अब इसमें डीजीसी की टीम हुई, एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसकी टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब देखिए जिस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर है, पहुंच चुकी है। तो अब क्योंकि काफी ज्यादा जब ये क्रैश होता है तो हर एक टीम इसमें इन्वॉल्व होती है और जिस तरह से मैं फिर से तस्वीर दिखाऊं, जैसे एयरक्राफ्ट के एक एक पार्ट जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस पार्ट में क्या खराबी आई होगी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखिए आप, जो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसमें कोई भी बंदा, ना ही पुलिस वाले भी अंदर मौजूद हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एआईबी जो डीजीसी के अंतर्गत आती है, डीजीसी की टीम और फॉरेंसिक टीम, यही टीम जो एजेंसीज है वो वहां पे जाएंगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है विवेक, और पर्सपेक्टिव अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। आप जहां खड़े हैं वो रनवे वाला हिस्सा है, राइट? और प्लेन जो है वो ऐसी जगह पर गिरा है जहां पर कंक्रीट रास्ता बना ही हुआ नहीं है, रनवे बना ही हुआ नहीं है। इसका मतलब ये या तो स्लिप कर गया या फिर ऊपर से ही हवा में कहीं पता नहीं लगा पाया, क्योंकि मैनुअल लैंडिंग करनी थी। एक बार दर्शकों को आप बता पाएंगे? देखिए रूबिका, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये जो एरिया है वो टेबल टॉप रनवॉक है। हाँ। अगर आम भाषा की समझाना चाहूँ, आम भाषा की लैंग्वेज में, तो देखिए सबसे पहले मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूंगा वो इस साइड आए। हाँ। ये देखिए टेबल टॉप रनवे की शुरुआत जो है ये डेड एंड है, जो आप कैमरे पे देख रहे हैं वो टेबल टॉप रनवे वहाँ के डेड एंड है। हाँ। वहां से लैंडिंग होती है और किसी भी रनवे पर लैंडिंग जहां से शुरू होती है वहां पर आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाँ। लैंडिंग ही होती है। टेक ऑफ जब रनवे वहां से खत्म हो जाता है वहां से टेक ऑफ होती है। अब देखिए ये जो हिस्सा है, जो रनवे का मेन हिस्सा है जहां पे मैं अभी जा रहा हूँ, ये रनवे यहाँ से शुरू होता है। आप देख रहे हैं टेबल टॉप है, हम लोग कम से कम 120 या 150 फीट की ऊंचाई पर हैं। हाँ। और किसी भी ऊंचाई पर जब ये टेबल टॉप रनवे बनाया जाता है तो उसको रनवे बोलते हैं। ठीक है। मेरे पीछे अब देखिए बिल्कुल भीड़ हट गई है, अब आपको क्लियर व्यू मिल रहा होगा। मेरे पीछे देखिए ये रनवे है, पुलिस ने सारे क्राउड हटा दिया है। हाँ। हमारे दर्शकों को और आपको क्लीन व्यू मिल रहा है। देखिए ये रनवे है। हाँ। और सामने सीधे जाएंगे तो एयरपोर्ट जो है, जो टर्मिनल है वो शुरू हो जाएगा। आगे इसी तरह की स्ट्रिप, अगर मैं कैमरामैन को बोलूं कि देखिए ये 3 तरह की स्ट्रिप्स होती हैं। अभी तो यहाँ पे स्ट्रिप मिट चुकी है। ये सफेद रंग की जो स्ट्रिप देख रही है रूबिका, ये स्ट्रिप्स की नंबरिंग होती है हर एक रनवे पर, हर एक स्ट्रिप पर। हाँ। पहले 3, 2, 1 ये 3 लाइन होती है, फिर 2 लाइन होती है, फिर 1 लाइन होती है। यानी कि 3, 2 और 1, आपको उसी लाइन पर आपको लैंडिंग करनी होती है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से ये स्ट्रिप शुरू हो रही है, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं जहाँ से आपको व्हाइट लाइनिंग दिख रही होगी, वहां पे उसको लैंडिंग करनी होती है। अब आप अंदाजे लगाइए, सुबह 8:55 का समय था। ये जो मेरे पीछे का हिस्सा है, यहाँ से ये लैंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे लैंडिंग शुरू होती है। हाँ। यहाँ से हाँ। और लैंडिंग करने के बाद ये सीधे एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। हाँ। अब हम मौजूद हैं टेबल टॉप पर। हाँ। टेबल टॉप का मतलब होता है कि हम ऊंचाई पर हैं और आसपास हल्का सा माइनर, आपने अगर पायलट ने जजमेंट नहीं किया, एरर ऑफ जजमेंट रहा, तो कोई भी एयरक्राफ्ट है वो सीधे नीचे गिरेगा। आपको इसी एरिया में ही लैंडिंग करनी है। इसलिए टेबल टॉप पर लैंडिंग जो होती है हमेशा मुश्किल होती है और डेंजरस भी होती है। और लेकिन इसका जो पायलट था, जो जिनकी मौत हो चुकी है, काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, हजारों घंटे का एक्सपीरियंस था। अगर वो किसी वीवीआईपी को लेकर उड़ान भर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई भी इनएक्सपीरियंस पायलट को नहीं हायर करती है। अच्छी खासी एक्सपीरियंस पायलट रहते हैं जो टेबल टॉप रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, जिसमें अजीत दादा पवार ने लैंडिंग और प्लेन के सुरक्षित लैंडिंग को लेकर भी एक पोस्ट किया था। लोग उसकी भी आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर आपका। देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और आपके गठबंधन के लिए इस वक्त बहुत ही, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़ चुके हैं। सॉरी सर, मुझे जानकारी गलत मिल गई थी। लेकिन इस वक्त की जो ये सबसे, मैं कहूँगी, मनहूस खबर है सर, कि आज इस घड़ी में, जबकि चुनाव भी चल रहे हैं और दूसरी 10 खबरें आ रही हैं,
एक ऐसी खबर पढ़नी पड़ी है जहां पर अजीत दादा के निधन की जानकारी सुबह सवेरे मिलती है। पृथ्वीराज जी, देखिए, बहुत ही धक्का लगने वाली बात थी। बहुत ही शॉक्ड हम सब हुए हैं। सुबह सुबह 9 बजे के करीब खबर आई कि एक हादसा हुआ है बारामती में, और शायद उसमें 6 लोग थे और उनके बचने की संभावना नहीं है, और थोड़ी देर में ही पता चला कि उसमें से कोई भी जीवित नहीं रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का एक अहम रोल रहा है। मुझे याद है, जब मैं पहली बार नवंबर 2010 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना था, तो उसी समय डिप्टी मेरे सीएम थे साथ आप। अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम बने थे। पहली बार वो डिप्टी सीएम बने थे। मेरे से पहले काफ़ी साल तक वो महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं। लेकिन हम दोनों ने नवंबर 2010 में महाराष्ट्र की कमान संभाली, और करीब करीब 4.5 साल तक हमने महाराष्ट्र के प्रशासन की बागडोर संभाली थी। और कई सारे अनुभव रहे हैं। बहुत ही डिसाइसिव नेता थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड नेता थे। समय की पाबंदी के लिए वो जाने जाते थे। हर एक मीटिंग समय पे शुरू करते थे। बहुत सीरियसली कोई भी मीटिंग में बैठते थे, और मीटिंग खत्म होने के बाद अपना निर्णय दे के मीटिंग खत्म होती थी। अपना डिसाइसिवनेस, अपनी पंक्चुअलिटी, अपना डिसीजन मेकिंग पावर के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने कोई और राजनेता इस तरह का नहीं देखा है। चौहान साहब, मैं सुबह से ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई काम उनको कहा जाता हो सकता था तो वो सीधा बोल देते कि हाँ भाव हो जाएगा, नहीं होना होता था तो वो क्लियरली बोल देते थे कि ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। कभी कभी चौहान साहब ऐसा हुआ कि किसी बात पर आप दोनों के मतभेद हो गए हों और वो अटक गए हों कि नहीं यही होगा, और आपने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, कई बार हमारे मतभेद भी हुए हैं। मैंने कुछ फैसले लिए जो उनको पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि शायद मैं उन्हें टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने महाराष्ट्र के किसानों के और महाराष्ट्र के सहकारिता के लिए कुछ फैसले लिए थे। उन्हें ऐसे लगा कि वो शायद उनके खिलाफ है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने आपको और फोन करके ये कहा था कि बस ऐसे आपको भी उड़ते नहीं उड़ते नहीं, ये उस समय एक बार तो ऐसे हुआ कि उन्होंने एकदम आनंद फानंद में हाँ अपना इस्तीफा दे दिया, हाँ। और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से हट गए दूर। अच्छा। फिर एक महीने भर के बाद उनको बनाने के बाद वो फिर मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, और फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई निजी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे दोनों अलग अलग दल थे, और एक साझा सरकार हम चला रहे थे, तो दोनों भी अपना अपने दल को बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन हमने कई सारे अच्छे फैसले लिए, महाराष्ट्र की जनता के हित में फैसले लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई फैसलों में अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम शायद वो फैसले नहीं ले पाते। हम्म। तो मैं जैसे कहा कि बहुत ही डिसाइसिव थे, बहुत ही डिसिप्लिन के लिए तो मैं अपने चाचा शरद पवार जी से भी आगे थे। वो बिल्कुल समयबद्धता के लिए जाने जाते थे। कई सारी नहीं चीज़ें थी चौहान उसमें। साहब, एक बार हमने लेकिन उनसे इंटरव्यू के लिए कहा कि अभी जो लास्ट महाराष्ट्र के चुनाव थे तो हमने कहा सर इंटरव्यू चाहिए आपसे, तो उनकी टीम से बात हुई तो समय आया कि आप ना ऐसा कीजिएगा 7 बजे पहुंच जाइएगा। तो हमें लगा 7 बजे बुला रहे हैं तो 7:30-8 बजे तक आएंगे इत्मीनान से। जब हम पहुंचे वहां पर जवान साहब तो 2 इंटरव्यू वो ख़त्म कर चुके थे, तीसरा चल रहा था, और 7 बजे डॉट वो उस कमरे में आ गए जहां हमारे कैमरा सेटअप के साथ हम लोग तैयार थे। और फिर उनके टीम के लोगों ने बताया कि 6 बजे से वो इसी तरीके से एकदम चुस्त दुरुस्त शुरू हो जाते हैं अपने कामकाज के लिए, अर्ली राइजर। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी उस दफ्तर जाते थे, और उस दफ्तर जाने से पहले लोगों से मिलते थे। समय की पाबंदी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम राजनेता मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना काम करते थे, किसी को वेट नहीं कराते थे। अगर काम हो सकता था तो एकदम तुरंत कर देते थे, नहीं होता तो मुंह पे बता देते कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन हाँ, हमारे मतभेद भी कई सारे हुए। और जब हमारी सरकार
उन्होंने बर्खास्त कर दी, उन्होंने सरकार अ, हमारा समर्थन वापस लिया, तो सरकार हमारी अक्टूबर 2014 में गिर गई और हमारा गठबंधन नहीं रहा। और जो उसके चलते हम दोनों पार्टियां हम हार गए और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। उस समय से हम अलग अलग दल के नेता हैं। हमारे राजनीतिक विरोध रहा है, लेकिन हम गठबंधन में भी रहे हैं। तो ये इस तरह का राजनीति महाराष्ट्र की चलती रही है। कई दिनों से गठबंधन की राजनीति चल रही है। कई बार राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी हमारे साथ थी, कई बार हमारे खिलाफ थी। तो और ये तो इनफैक्ट चल रहा अजीत था। दादा के लिए तो ये फैक्ट है कि इन 13 सालों में वो 5 मर्तबा डिप्टी सीएम बने। मतलब महाराष्ट्र में कोई सीएम बने इसकी गारंटी नहीं होती थी, लेकिन अजीत दादा डिप्टी सीएम बनेंगे इसकी गारंटी होती थी।